लंच टाइम में देखिए एक के बाद एक गुड न्यूज लगातार जारी है। द एलिफेंट विस्परर्स के ऑस्कर जीतते ही उसका बेजुबान हीरो रघु भी स्टार बन गया है। रघु की एक झलक पाने के लिए अब दूर दूर से लोग आते हैं। रघु का स्थायी निवास नीलगिरी की वही पर्वत श्रृंखला है जहां इस फिल्म की शूटिंग हुई और जहां फिल्म के निर्देशक ने पूरे 5 साल बिताए हैं। रघु का घर आज गुलजार हो चुका है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दुनिया भर के दर्शकों के दिलों में उतरने में कामयाब रही। द एलिफेंट विस्परर्स को ऑस्कर मिलने के बाद देश और दुनिया से बधाइयों का तांता लग गया। मनोरंजन जगत के सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड को लाइव देख रही अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा भारतीय फिल्मों की अभूतपूर्व कामयाबी पर भावुक हो गईं और उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। ऑस्कर में मिली इस कामयाबी ने दुनिया भर में भारतीय सिनेमा का परचम लहरा दिया है। ये महज फिल्म मेकर्स या सिनेमा प्रेमियों के लिए ही नहीं बल्कि हर भारतीय को गौरवान्वित कर देने वाली ऐतिहासिक कामयाबी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड ऑस्कर में भारत की ऐतिहासिक कामयाबी की चर्चा सड़क से लेकर संसद तक की जा रही है। संसद में ऑस्कर जीतने वाले कलाकारों को दिल खोल कर बधाई दी गई। गुजरे जमाने की पॉपुलर एक्ट्रेस और मौजूदा सांसद जया बच्चन ने भारतीय फिल्मों को 2 ऑस्कर अवार्ड मिलने पर खुशी जताई है। अब राज्यसभा में जया बच्चन ने कहा कि भारतीय फिल्म जगत ने कई बार देश को फक्र महसूस करने का मौका दिया है। I'm so happy that while thanking the President in my speech, I did mention about this point. And I feel vindicated today. I stand here with pride and with dignity for my film fraternity who have represented this country number of times, have won number of awards, and starting from Satyajit Ray onwards. जानवर और इंसान की मोहब्बत की कहानी केवल ऑस्कर में ही नहीं छाई बल्कि थाईलैंड भी लोग अपने हाथियों की मोहब्बत की गिरफ्त में हैं। एक दिन पहले वहां धूमधाम से एलिफेंट डे मनाया गया। इस मौके पर थाईलैंड में हाथियों के लिए अनोखी दावत का आयोजन किया गया था। हाथियों के लिए रखी गई इस दावत में उनकी पसंद की सब्जियां और फलों को खास अंदाज में सजा कर रखा गया, जिसका हाथियों ने जमकर लुत्फ उठाया। ये खूबसूरत नजारा थाईलैंड के चोनबुरी का है, जहां नेशनल एलिफेंट डे मनाया जा रहा है। हाथियों के सम्मान में आयोजित इस दावत में इंतजाम भी खास है। हाथियों के साथ सज्जा हो या फिर कार्यक्रम की तैयारी, सब कुछ इतना सलीकेदार कि आप हैरानी से देखते रह जाएं। बेहद साफ सुथरे इस पार्क में जगह जगह हाथियों के खाने पीने के लिए फल और सब्जियां करीने से सजा कर रखी गई हैं, जैसे हमारे आपके लिए पार्टियों में टेबल पर सजे होते हैं। और फिर बजता है ये घंटा, मतलब पार्टी शुरू। हाथी अपने मनपसंद खाने की तरफ बढ़ जाते हैं। इस दौरान कुछ परंपराएं भी निभाई जा रही हैं, जैसे कुछ हाथियों को कतार में खड़ा किया गया है जो एक एक कर बौद्ध भिक्षुओं के बर्तनों में भोजन डालते नजर आ रहे हैं। हाथियों के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में जिस तरह से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आए, वो दिल को छू लेने वाला है। थाईलैंड के लोगों का मानना है कि हाथी उनके देश के पहचान और शान है, उनके जीवन और रोजगार का अहम हिस्सा है, क्योंकि वहाँ लोग हाथियों का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट और कई तरह के श्रमिक कार्यों में करते हैं। लेकिन अब उनका अस्तित्व ही खतरे में है, लिहाजा देश की विरासत के तौर पर यहाँ हाथियों को सम्मानित किया जाता है। 1998 में हाथियों के संरक्षण के लिए थाईलैंड में 13 मार्च को एलिफेंट डे की शुरुआत की गई थी। तब से थाईलैंड के कई हिस्सों में ये फेस्टिवल हर साल इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है और इस फेस्टिवल को देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में सैलानी थाईलैंड के सुरिन और चोनबुरी पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात उस नया प्रयोग की करते हैं जिसे यूपी में नंदी रथ का नाम दिया गया है। ये रथ ना बिजली से चलता है और ना ही इसे चलाने के लिए डीजल का खर्च आता है। दरअसल यूपी में एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने काफी रिसर्च के बाद इस तकनीक को इजाद किया।
क्या है ये नंदी रथ और क्यों इसे बनाने वाले इसे खेती किसानी के लिए गेम चेंजर मान रहे हैं? चलिए आपको दिखाते हैं। किसानों की मदद के लिए अब तैयार है नंदी रथ। अब बिना बिजली और डीजल के खेतों की होगी सिंचाई। किसानों के लिए मुसीबत बने गोवंश अब उनके ही काम आएंगे। किसी चुनौती को ही अगर ताकत बना ली जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो सकती है। किसानों की फसल के लिए आवारा पशु ऐसी ही चुनौती है, पर नंदी रथ इसी राह को आसान करती है। नंदी रथ से जहां एक ओर आवारा पशुओं से छुटकारा मिल सकता है, तो वहीं दूसरी ओर दूर दराज के क्षेत्रों में सिंचाई की समस्या भी हल हो सकती है। आसान शब्दों में कहें तो नंदी रथ एक ऐसा ट्रेडमिल है जिसे बैल अपने पैरों से चलाते हैं। ट्रेडमिल के अलावा इसमें गियर बॉक्स, खुद का डिजाइन किया हुआ समरसेबल पंप लगा हुआ है जो सिंचाई को आसान बनाता है। ये 35 से 600 फीट नीचे तक से पानी निकाल सकता है। ग्रेविटी का उपयोग हम कर रहे हैं। बेसिकली बैल का वेट है, वो वेट की वजह से इंक्लाइंड है तो पीछे फिसल रहा है और चारा खाने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो उसके माध्यम से हमको 30 आरपीएम नंदी रथ पे मिल रहा है। गियर बॉक्स हमारा है जो पेटेंट किया हुआ है, वो 1200 से 1500 आरपीएम दे देता है और उससे पानी हमारा अच्छा खासा निकल रहा है। इस नंदी रथ को बनाने वाले शैलेंद्र सिंह के मुताबिक इसकी लागत वैसे तो करीब 1.5 लाख रुपए है, लेकिन सरकार अगर किसानों को इसके लिए सब्सिडी दे तो ये 50,000 रुपए में ही उपलब्ध हो सकता है। हालांकि अभी ये ट्रायल मोड में है, लेकिन जब ये किसानों के लिए बाजार में आएगा तो अपने रंग रूप में काफी बदलाव लेकर आएगा, ताकि किसानों के लिए इसे खेत तक ले जाना आसान हो सके। ट्रेडमिल के कॉन्सेप्ट पर ये नंदी रथ धीरे धीरे हम लोगों ने डेवलप किया और जो आपके सामने है, आने वाले समय में इसका भी इम्प्रोवाइज्ड वर्जन हम लोग का आ जाएगा, बहुत हल्का, जो पब्लिक को जारी करेंगे। वो केवल मात्र 2.5 क्विंटल का होगा, जबकि शुरू में हम लोगों ने बनाया था वो नंदी रथ जो वायरल हुआ था 10 क्विंटल का था। आज जो देख रहे हैं ये भी 4 क्विंटल है, लेकिन आने वाले समय में 2.5 क्विंटल हो जाएगा और पब्लिक के लिए बहुत आसान हो जाएगा। पहिया लगा हुआ कहीं भी खेत में लेके चला जाए और अपने आवश्यकताओं जो भी कृषि के उसकी पूर्ति कर ले। नंदी रथ की खूबी बिना लागत के सिंचाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शैलेंद्र सिंह का दावा है कि इसे थोड़ा और अपग्रेड किया जाए तो इससे बिजली भी बनाई जा सकती है। इस नंदी रथ के पीछे सोच बस इतनी सी कि निराश्रित गोवंश किसानों के लिए मुसीबत न बनकर वरदान बने। इंसान ट्रेडमिल पर दौड़कर अपनी सेहत बनाता है, पर अगर गोवंश ट्रेडमिल पर चले तो वो चारा काट सकता है, सिंचाई के लिए पानी निकाल सकता है और बिजली भी बना सकता है। इस अजूबे को सच कर दिखाया है नंदी रथ ने। नंदी रथ का अभी किसानों तक पहुंचना बाकी है, पर सच तो ये है कि नंदी रथ न सिर्फ किसानों की कई मुश्किलों को आसान कर सकता है, बल्कि किसानों और गोवंश के रिश्ते और दोस्ती को और गहरा कर सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। और अब बात करते हैं आग में धधक रहे गोवा के जंगल के रेस्क्यू की। जंगल को संकट से बचाने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना के 2 हेलीकॉप्टर्स दिन रात आग बुझाने की कोशिश में जुटे हैं। आग का दायरा बहुत बड़ा है, इसलिए वायुसेना को इसे काबू में करने के लिए खासी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। राहत वाली बात देखने वाली यह है कि सेना की कोशिशें अब रंग ला रही हैं और जंगल को बचाने की मुहिम सफल होती देखी जा सकती है। तो कैसे चल रही है जंगल को बचाने की पूरी जंग, चलिए देख लेते हैं। गोवा के जंगलों में लगी आग जब बेकाबू होने लगी तो इस आग को बुझाने का जिम्मा वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने उठाया। महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पिछले 12 दिनों से आग लगी हुई है, जिसे बुझाने की कवायद लगातार जारी है। तमाम कोशिशों के बावजूद ये आग बार बार धधक उठ रही है। धीरे धीरे इस आग ने जंगल के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। वन विभाग के कर्मचारी लगातार इस आग पर काबू पाने की कवायद में जुटे हैं। रात में फिर से एक बार आग पकड़ी, तो फिर हम लोग गांव वाले एक 50-60 लोग जाके फिर एक बार कंट्रोल किया। उसके बाद आज सुबह थोड़ी सी आग लगी थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर सबको फोन करके बोल के, उसके बाद अभी हेलीकॉप्टर भी आया है। उसके से अभी कंट्रोल में पूरी आग है।
सोमवार को जब आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया तो इस काम में वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर लगाए गए। दोनों हेलीकॉप्टरों ने 7 घंटे से ज्यादा उड़ान भरी और आग से प्रभावित जंगलों में करीब 48,000 लीटर पानी का छिड़काव किया। इन हेलीकॉप्टरों की कोशिश से जंगल के कई हिस्सों में आग पर काबू पा लिया गया। पूरी तरह से कंट्रोल में है, ऐसा आग का कोई बता नहीं सकते हैं। इसके लिए फॉरेस्ट ऑफिशियल और गांव के लोग भी हर एक जगह जगह पे खड़े हैं, देख रहे हैं कहीं का ज्यादा हो नहीं जाए, इसके लिए पूरा कंट्रोल रखे हुए हैं। गोवा के जंगलों में लगी आग पर सरकार लगातार नजर बनाए हुए है और आग को काबू करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। जंगल के एक बड़े हिस्से में आग बुझा भी लिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही गोवा के जंगलों में लगी इस आग पर पूरी तरह काबू पा लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इधर गोवा के जंगलों में लगी आग को बुझाने में भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला है, तो उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया में मिशन जीवन रक्षा में रेस्क्यू टीम के साथ वायुसेना भी जुट गई है। जवानों ने बाढ़ से घिरे इलाके में हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया और एक शख्स की जान बचा ली गई। सैलाब में मिशन जिंदगी की ये तस्वीरें अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य की हैं, जो इन दिनों भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है। इस कुदरती आपदा में किंग सिटी शहर में एक शख्स पानी से घिरी एक छोटी सी जमीन पर फंस गया। चारों ओर पानी ही पानी, बचने का कोई रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में हेलीकॉप्टर से इलाके की निगरानी कर रही वायुसेना की रेस्क्यू टीम की नजर जैसे ही शख्स पर पड़ी, टीम फौरन रेस्क्यू में जुट गई। एक जवान रस्सियों के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरता है और दूसरा जवान रस्सी का एक छोर पकड़े हेलीकॉप्टर से उसकी लगातार मदद कर रहा है। नीचे पहुंचकर जवान पहले उस शख्स को रस्सी से अच्छी तरह बांधता है, फिर दोनों को हेलीकॉप्टर पर खींच लिया जाता है। कैलिफोर्निया में मिशन जीवन रक्षा लगातार जारी है। इसके 2 दिन पहले कैलिफोर्निया में पजारो नदी के बांध टूटने से 1500 से ज्यादा लोग फंस गए थे, जिनकी जान रेस्क्यू टीम ने बचाई। दरअसल कैलिफोर्निया में बाढ़ ने कई इलाकों को घेरा हुआ है। वहां की सड़कों पर सैलाब का कब्जा है। सड़कों के साथ मैदानों पर भी बाढ़ का पानी घुस चुका है। आपदा की इस घड़ी में बर्फबारी भी मुसीबत बनकर आई है। बर्फ पिघलने की वजह से भी जल स्तर काफी बढ़ गया है। घरों पर, सड़कों पर पानी भर आया है। लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। हालांकि प्रशासन ने लोगों की मदद के इंतजाम कर दिए हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा रहा है। बच्चे अपनी किताबें और बड़े जरूरत का सामान अपने साथ लेकर निकल चुके हैं। इस मुश्किल घड़ी में वहां का प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने के लिए हर संभव मदद दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कैदियों के सुधार और उनके मनोरंजन के लिए अजमेर सेंट्रल जेल ने शानदार पहल की है। अब जेल के कैदियों का अपना रेडियो स्टेशन जेलवाणी होगा। इस रेडियो के जरिए कैदी न सिर्फ फरमाइशी गीत जैसे कार्यक्रम सुन सकेंगे, बल्कि खुद भी गीत गजल गा सकते हैं, कविता पाठ कर सकेंगे। देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है उसकी जानकारी भी जेलवाणी उन्हें देगा। हमारी थीम है सलाम हिंदुस्तान। अब जेलवाणी से सुनिए मुख्य समाचार। आप ही की पसंद की सारी फरमाइशें हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो आज जैसे हमारे मेहमान, अब कैदियों की फरमाइश पर सुनिए ये गीत। उनको हम गुजारिश करना चाहेंगे कि आप अपनी कोई पसंद का कोई गीत बजाकर इस जेलवाणी की शुरुआत, क्योंकि अब कैदियों का होगा अपना रेडियो चैनल। जुड़ने जा रहे हैं जेल अधीक्षक महोदय, आपसे रूबरू होने जा रहे हैं। अगली आवाज आपके बीच। कैदियों को सुधार कर विकास के मुख्य धारा का हिस्सा बनाने के लिए की गई ये पहल अजमेर सेंट्रल जेल की है। जेल के कैदियों के मनोरंजन, बाहरी दुनिया की खबरों से बाखबर और उन्हें तनाव मुक्त रखने के लिए जेलवाणी रेडियो चैनल की शुरुआत की गई है। अब जेलवाणी से कैदी न सिर्फ अपने मनपसंद गाने और दूसरे कार्यक्रम सुन सकेंगे, बल्कि अपने लिखे गीत, गजल और कविताएं भी सुन सकेंगे। इस सेंट्रल जेल के अंदर लगभग 11 साढ़े 1100 बंदी हैं
और उनके कई प्रकार के स्ट्रेस भी हो सकते हैं, किसी प्रकार के मनोरंजन की कमी भी हो सकती है। तो हमारा मानना है कि जेल वाणी जो कि समस्त वार्ड के अंदर पहुंचेगी, समस्त बंदियों तक पहुंचेगी, एक मैसेज जिससे उनका मनोरंजन भी हो, साथ ही साथ कुछ बाहर क्या चल रहा है उसकी सीख भी मिले, और साथ ही साथ जो तनाव है वो भी मुक्त हो। जेल का जो बेसिक इंटेंशन है वो है रिफॉर्मेटिव, कि जो भी व्यक्ति अंदर आ रहा है वो ऐसा ठीक होकर जाए कि समाज के अंदर अपनी पुराने अच्छे तरीके से कार्य कर सके। जेलवाणी का प्रसारण कार्यक्रम कैदियों के लिए रोजाना दोपहर 12:30 से 2 बजे तक किया जाएगा। हफ्ते के 7 दिन अलग अलग थीम होगी। सोमवार को सलाम हिंदुस्तान कार्यक्रम का प्रसारण होगा। मंगलवार को भूले बिसरे गीत सुनाए जाएंगे। बुधवार को जरा मुस्कुरा कार्यक्रम में स्वरचित हास्य एवं व्यंग्य कविता कैदी सुन सकेंगे। गुरुवार को आराधना में संतों के प्रवचन और भजन सुनाए जाएंगे। शुक्रवार को महफिले तरन्नुम में कैदी अपनी लिखी हुई गजल और शायरी सुना सकते हैं। शनिवार को लता, किशोर, रफी के गीत कैदियों की फरमाइश पर सुनाए जा सकेंगे। रविवार को बंदियों के मनोरंजन के लिए गीत सुनाए जाएंगे। रेडियो जेलवाणी का मकसद न सिर्फ कैदियों के मनोरंजन, शिक्षा और तनाव से मुक्ति का है, बल्कि सबसे बड़ा मकसद कैदियों में सुधार का है, ताकि जो भी कैदी यहाँ आए वो जेल से बाहर जाकर समाज का हिस्सा बन सकें। अजमेर से चंद्रशेखर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर सतना के मेहर माता के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए। मेहर में मौजूद आदि शक्ति मां शारदा के दर्शन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रोपवे को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि 22 मार्च से शुरू होने जा रहे चैत्र नवरात्र त्योहार के चलते रोपवे का मेंटेनेंस किया जा रहा है। इस दौरान भक्त सीढ़ियों और वैन से जाकर माता के दर्शन कर पाएंगे। सालों से ये रोपवे भक्तों को भगवान के द्वार पर लाती रही है। आस्था के इस डोर को और मजबूत करने की तैयारी है, ताकि भक्त अपने भगवान का बेधड़क दर्शन कर सके। सतना के मैहर में मौजूद आदि शक्ति मां शारदा के दर्शन के लिए श्रद्धालु इसी रोपवे का इस्तेमाल करते रहे हैं। अब एक हफ्ते के लिए रोपवे की सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि 22 मार्च से शुरू होने जा रहे चैत्र नवरात्र त्योहार के चलते रोपवे का मेंटेनेंस किया जा रहा है। रोपवे बंद है, आज से 7 दिन तक के लिए बंद है, मेंटेनेंस चल रहा है। जिस कारण से रोपवे की जो भीड़ है वो वैन पे आ गई है, और यहाँ पे हम लोग मॉडरेशन क्रिएट ना हो इस कारण हम लोगों ने ड्यूटी लगा करके रखी, और मैं स्वयं यहाँ पर वैन पार्किंग में हूँ, व्यवस्थाएं देख रहा हूँ। मैहर में 12 महीने भक्तों के आने का सिलसिला लगा रहता है। अब भी यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े हुए हैं, लेकिन रोपवे बंद होने से भक्तों को मां शारदा के दर्शन में कोई परेशानी न हो, इसके लिए शारदा प्रबंध समिति ने वैन का इंतजाम किया है, जो उन्हें मंदिर के करीब ले जाएगी। इसके अलावा जो श्रद्धालु सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो ऑप्शन तो खुला है ही। जाहिर है रोपवे बंद होने से भक्तों को एक हफ्ते तक थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन सवाल उनकी सुरक्षा का है, जिससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सतना से योगी तारा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। किसी जमाने में जिस इलाके में उग्रवादियों का बोलबाला था, वहां विकास की गंगा बहने जा रही है। हम बात कर रहे हैं असम के कोकराझार और चिरांग जिलों की, जो एक दशक पहले तक बोडो उग्रवादियों की चपेट में थे, जहां पहले रेल पटरियों को बम से उड़ाने की घटनाएं आम हुआ करती थी। सरकार और उग्रवादियों के बीच हुए शांति समझौते के बाद अब इन जिलों में शांति है और सरकार नई अंतर्राष्ट्रीय रेल परियोजना पे तेजी से काम कर रही है। भारत और भूटान के बीच प्रस्तावित रेल परियोजना को अमलीजामा पहनाने के लिए अलीपुर रेल डिवीजन के वरिष्ठ अधिकारियों ने चिरांग जिले के भारत भूटान सीमा पर मौजूद दादगिरी अंचल जाकर जमीनी निरीक्षण किया। इस इलाके में रेल परियोजना के लिए सर्वे का काम पिछले 3 महीने से चल रहा है। भारत भूटान के बीच 61 किलोमीटर लंबे रेल सेक्शन का निर्माण कार्य होना है। इसमें 2 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन भूटान में बनेगी, जबकि 59 किलोमीटर लंबी रेल लाइन भारत में बनेगी। भारत के हिस्से वाली रेलवे लाइन के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। भूटान के हिस्से वाले सर्वे का काम पूरा होने के बाद रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। इस रेलवे सेक्शन में कुल 6 स्टेशन बनाए जाएंगे। 5 स्टेशन भारत में बनेंगे, जबकि 1 स्टेशन भूटान में बनेगा। कंस्ट्रक्शन का काम अगले साल यानी 2024 में शुरू हो जाएगा। सर्वे का काम पिछले 3 महीने से चल रहा है। इनफैक्ट हम लोग सर्वे कंक्लूड करने के लिए आया है और भूटान साइड में अभी एंट्री करेगा। भूटान टोटल 60
61 किलोमीटर का सेक्शन है ये। अराउंड 2 किलोमीटर हम लोग भूटान साइड में कंस्ट्रक्शन का काम होगा। बैलेंस 59 किलोमीटर का सर्वे ऑलरेडी हो चुका है, डिटेल हम लोग के पास है, उसको भी हम लोग देखते हुए आया कहाँ पर स्टेशन आरओबी आएगा। और अभी भूटान साइड में जाकर वहाँ का भी डिटेल देखने के बाद हम लोग सर्वे रिपोर्ट सबमिट करने वाले हैं।